नमस्कार, मैं हूं केशव कांति और आप देख रहे हैं सत्यबोध न्यूज। शिक्षा व्यवस्था पर आज एक ऐसा काला धब्बा लगा है जिसने देश के 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। महीनों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद और आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए जिन छात्रों ने 3 मई को नीट की परीक्षा दी थी, आज उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा की शुचिता यानी उसकी इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ किया गया था। राजस्थान पुलिस की एसओजी रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले ही एक गेस पेपर लीक हो गया था जिसके 120 से ज्यादा सवाल हूबहू असली पेपर से मेल खा रहे थे। यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, यह उन लाखों मेधावी छात्रों के भरोसे का कत्ल है जो ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? एनटीए इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करेगा जिसकी तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। राहत की बात यह है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई अतिरिक्त फीस देना होगी। लेकिन क्या सिर्फ दोबारा परीक्षा कर देना काफी है? आइए इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ आज हमारे पैनल में 3 विशिष्ट अतिथि मौजूद है। इंजीनियर सुखित नयन बौद्ध जी जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के संगठन महासचिव हैं बिहार प्रदेश से, और पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील बबलू यादव जी हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, और एक दरभंगा ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के संगठन महासचिव अजय सर हैं जो शिक्षा सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। तो चलिए आप सभी का सर स्वागत है आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सर जी केशव जी, धन्यवाद आपको कि आपने वर्तमान मुद्दा जो इस देश के भविष्य बच्चे होते हैं और उनकी परीक्षा से संबंधित, इसमें भी नीट की परीक्षा जिससे इस देश को अव्वल दर्जे का डॉक्टर प्राप्त होता है और प्रथम सुख निरोगी काया भी कहा गया है। इस विषय को आपने रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले तमाम बंधुओं को भी बबलू जी आपका स्वागत है आज हमारे सत्यबोध के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम जहाँ पे एनटीए के द्वारा जो परीक्षा रद्द कर दी गई उस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी। और अब तो हमारे क्लासमेट रहे लेकिन इधर फील्ड अलग हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने इस संवेदनशील मुद्दा को उठाया है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये बहुत सीरियस ही मामला है कि सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि इस देश का जो इकोनॉमिक क्लास आप देखेंगे कि हमारे देश में इकोनॉमी का क्या हालात है, कितने बच्चे जो हैं कि गरीबी से उठकर उनके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चे को संस्थान में भेजते हैं ताकि मेहनत से अपना अच्छा से परीक्षा पास कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये पहली बार नहीं है कि नीट या कोई भी जो एग्जाम का जो है कि उसमें पेपर लीक हुआ है, उसमें स्कैम हुआ, ये पहली बार नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हजारों लाखों जो प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, जो IIT होते हैं, जो यूपीएससी होते हैं और जो भी बीपीएससी वगैरह जो धांधली हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, ठीक है। पूरे हर स्टेट में वही हाल है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है, चाहे वो सरकार का आदमी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट के लोग हैं, चाहे शिक्षा माफिया के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि बिना इन लोगों के इन्वॉल्वेशन के ये स्कैम तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जानबूझकर कराती है। और इसे सबसे बड़ा जो डैमेज किसको होता है, सबसे बड़ा जो डैमेज होता है वो जो गरीब गुरबा का जो बाल बच्चा होता है, जो बच्चे होते हैं, जो मेहनत कर, जिनके पिताजी, जिनके माँ, जिनके गार्जियन मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चे को संस्थान में भेजते हैं ताकि परीक्षा पास करके कम कॉस्ट में अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला हो। लेकिन अब इस तरह के जब स्कैम होते हैं तो उनके जो मेहनत होती है, उनकी जो उम्मीद होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उनकी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। तो ये बहुत
गंभीर सवाल तो है ही, और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे गंभीर है। सरकार ने तो मामला को रद्द कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर सरकार गंभीर होती तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 और 24 में जो बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आप समझिए 2024-25 में बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ब्यूरोक्रेट्स लोग शामिल थे, उसमें सरकार के लोग शामिल थे, सरकार, और उसके बावजूद भी सरकार अपनी परीक्षा रद्द नहीं कर रही थी, बोल रही थी कि नहीं हम तो जो व्यवस्था उसी में लेंगे। आंदोलन करने पर सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था, लोगों को धमकाया जा रहा था, लोगों को सर फोड़ा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, और इसी के कारण आप देखिए कि हमारा जो देश का जो हालात है, शिक्षा व्यवस्था का जो हालात है, रिसर्च में हम कहाँ पे, रिसर्च में हम दुनिया के टॉप 10 में या टॉप 20 या टॉप 100 में कहीं भी हम ठहरते नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी नहीं ठहरती है, एक आध यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, जेएनयू का जो है कि टॉप 100 में वर्ल्ड के क्लास में आती है, बाकी सबका यही हाल है। जहाँ करप्शन होगा, जहाँ पे स्कैम होगा और इस स्कैम में सरकार शामिल होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का स्कैम सुधरने वाला, इस तरह का स्कैम रुकने वाला है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हम लोग तो कोर्ट में हैं, हम लोग को तो पता है कि क्या ड्रामा होता है, क्या माजरा होता है। 110% में आपको वादे के दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें सरकार शामिल होती है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जो मालिक होते हैं वो शामिल होते हैं। अब करोड़ों रुपया, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया एमबीबीएस का फीस क्यों है? आप चीजों को समझिए। जब तक इस तरह का स्कैम नहीं होगा तो आप खेत बेचकर, घर बेचकर, लोन लेकर आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देकर प्राइवेट में आप कैसे जाएंगे? जी, तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। अच्छा, कोई भी सरकार हो, सबका इसमें उतना ही रोल है, सबका बराबर का रोल है। तो सर मतलब बच्चों पे जब क्या असर पड़ेगा, बच्चे किस प्रकार से प्रिपेयर हो? आप सोच सकते हैं जब 1 साल 1.5 साल तैयारी करते हैं, गरीब माँ बाप जो किस प्रकार से अपनी जमीन बेच करके बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, वो अगर बड़े बड़े शहरों में कोचिंग का जो फीस है वो काफी लंबी फीस है। आप ये इस चीज से अब काफी अवगत भी हैं, और उसके बाद ये भी हालात है कि वहाँ का जो हॉस्टल खाने का, इन सारी खर्चाओं को अगर मान लीजिए फिर अगर 6 महीने के लिए एक्सटेंड होता है तो उस गरीब माँ बाप के ऊपर 6 महीने का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाता है। तो ऐसे में कैसे वो अपने आप को तैयार करे, क्या सोचे, ऐसी व्यवस्था से कैसे जूझ पाएंगे? देखिए, ये ऑल अबाउट आप समझ लीजिए कि ये तो सरकार का मामला है ना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ये मामला है, जुडिशियरी का भी मामला बनता है। लेकिन आज जो स्थिति है इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, वो गंभीर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा नीट, पिछले बार नीट में स्कैम हुआ था, कुछ लड़के रह गए थे, तो हमने उसके लिए रिट भी फाइल किया था, लेकिन यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ मना कर दिया कि हम कोई रिलीफ नहीं देंगे, ये सरकार का मामला है। तो जब देश की जो बोली जाती है कि सबसे जो मजबूत विंग होता है, सबसे जो इंडिपेंडेंट और सबसे जो फेयर विंग होता है, जुडिशियरी को माना जाता है। और जब जुडिशियरी हाथ खड़ा कर दे तो इस देश के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है उससे आप उम्मीद करना, ये तो बेईमानी वाली बात होगी। आप उम्मीद, ये मेरा मैं कह रहा हूँ और आपने कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और यहाँ से देखिए कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बच्चे छोड़ देते हैं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पता, हमारे देश के फ्यूचर हमारा उसमें पड़ता है। तो बच्चे के पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? बच्चे के पास ऑप्शन यही है कि सरकार से मांग करे कि इस तरह का जो है शामिल है उसको बाहर लेके आया जाए और उसको दिखाने का काम किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चे लोग सड़क पे आते हैं तो बच्चे लाठीचार्ज होते हैं, बच्चे मुकदमे दर्ज होते हैं और उसका जो नतीजा होता है उसके डर से कोई सड़क पे आना भी नहीं चाहते हैं। मुकदमा तो किसको डर नहीं लगता है? तो आप समझ लीजिए कि बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप बेट है, आप देखिए, इंतजार कीजिए और सरकार को लेगी तो सारा कुछ चलना होगा। और ये जहर बाजार है,
नहीं हो रहा। तो एक परीक्षा नहीं है भारत में, मैं बता सेंटर हो या भारत में कोई एक परीक्षा जो आप मुझे बता दीजिए कि तरीके से जिसका काम हुआ हो। सबका यही हाल है सर। जी जी। हमारे साथ आज इस विशेष चर्चा में फिजिक्स संस्थापक अनिल सर भी जुड़े हुए हैं, जो फिजिक्स के फैकल्टी हैं। आकाश कोलकाता में पढ़ा रहे हैं, आकाश के ब्रांच में। और आज अनिल सर भी जुड़े हुए हैं इस मामले पे जो गंभीरता से जो चर्चा करने के लिए कि आखिर नीट में जो पेपर लीक का जो मामला अभी सामने आया है, जो सरकार के द्वारा जो रद्द कर दी गई, उस पर सीबीआई जांच का जो आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसका असर बच्चों पे क्या पड़ेगा ये अनिल सर बताएंगे। तो अनिल सर, आपका स्वागत है आज की इस चर्चा में। सर चलिए, अनिल सर शायद जो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद। अजय सर, आप बताएं सर, जो आप भी एक शिक्षक रह चुके हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, तो आपका क्या मानना है? क्योंकि यदि ऐसे अगर जो गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं और उसका सपना इसी तरीके से अधर में बार बार एग्जाम रद्द करके उसके मानसिक रूप से उससे जो तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि बबलू जी ने बताया कि यह मतलब जो एक इसके पीछे बहुत बड़े सिंडिकेट का हाथ है, बहुत बड़े जो शिक्षा माफियाओं का हाथ है। पर आपका क्या राय बनता है अजय सर? धन्यवाद केशव जी। आप देख रहे हैं क्या कि हम लोग तो जूझ रहे हैं कि यहाँ तक जो बच्चे भी आते हैं, और खास करके एक जो जिसको हम लोग बहुत ही दबे कुचले पिछड़े वर्ग से जिसको हम मानते हैं, वो बहुत ही संघर्ष करके इस स्तर तक आता है। माने क्या कहते हैं, ये इसे नीट के परीक्षा की तैयारी करके कहां से कैसे वो परीक्षा देता है, और उसके बाद जो ये स्थिति आती है तो माने इतना दुखद आश्चर्य होता है जिसको हम लोग शायद शब्द में बयां नहीं कर सकते हैं। ये तो वही लोग जानता है, वही बच्चा जानता है जो कितना परिश्रम करके, कितना मेहनत करके जो है वह इस स्थिति तक आकर के परीक्षा देता है, और उसके हिस्से का जो अपना वो माने ये सीट कहना चाहिए, या उसका अपना उसकी अपनी योग्यता जो दिखाने की जब बात होती है, तो दिखाने से पहले ही जो है सो ऊपर जो है उसको हकमारी करने का एक माने कुत्सित प्रयास, एक बहुत ही जालसाजी प्रयास चल जाता है और चला हुआ है, जो इस तबके के बच्चा को, जो तो हम खुल करके कहना चाहेंगे कि तथाकथित जिनका कहीं ऊपर कोई माने कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है ना, वो किसान का बच्चा है, वो बिल्कुल लो मैन का कहना चाहिए, रिफरैफ पर्सन्स का जो है ना सो बच्चे कहना चाहिए। इतना मेहनत करके जो है ना सो यहाँ तक आता है, इस स्तर तक आता है, परीक्षा देने के काबिल होता है, और तब उसके साथ जो है सो इस तरह का जो माने ये खेल होता है, तो पता नहीं चल पा रहा है क्या कि यह देश जो है, इस देश को कुछ लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय है केशव जी। हम यहाँ माने अक्सर ये बच्चे आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं, किसान के बच्चे आते हैं। सरकार अक्सर कहती है कि जो ये वादा करती है कि किसान के माने आमदनी को दुगुनी की जाएगी, और आप और हम क्या, पूरा देश देख रहा है क्या कि किसकी आमदनी कितनी गुना बढ़ रही है। हमको लगता है क्या कि जो
माने जो बच्चा आजकल या जो गार्जियन अपना जमीन बेच करके, खेत बेच करके, अपना बेच करके अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उसके साथ जो इस तरह का जो माने तैयारी के बाद, परीक्षा देने के बाद यदि इस तरह का उसके साथ जो माने अपराध होता है, तो मैं नहीं समझता हूं क्या कि यह देश किस ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम कहते हैं कि देश जा भी रहा है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग जो है सो बिल्कुल एक तरह से माने सदमा में है इस परिस्थिति को देख करके। सर आज सर जब एक बहुत बड़ी बात चलती है कि सबका साथ सबका विकास, इस तरीके का नारा लेकर के चलता है, तो सर ऐसे में गरीबों की क्या स्थिति रहेगी? गरीब कहाँ अपने आप को खड़ा पाएंगे, कैसे सोचेंगे? क्योंकि उसका आज अब कुछ ही दिन पहले बिहार में भी एईडीओ का एग्जाम जो है रद्द कर दिया गया है। बच्चे तैयारी करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के उपरांत रिजल्ट का इंतजार करते हैं, तो रिजल्ट के नाम पे जो है परीक्षा रद्द की घोषणाएं मिलती है। ऐसे में सर कैसे बच्चे अपने आप को स्थिर कर पाए, कैसे अपने मानसिक स्थिति को मजबूत कर पाए, इस पे सर आप अपना राय दीजिए सर। देखिए, हम तो समझते हैं क्या कि जो माने इस तरह की परिस्थिति में बच्चा ही नहीं बल्कि बच्चा के गार्जियन, अभिभावक, वो भी तो प्रभावित हो रहा है ना, उसका पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है इतना दिन से। और आपने तो इस बात को पहले ही जिक्र कर दिया कि साहब कहीं का अब फिर यदि उसको 6 महीना के बाद परीक्षा ली जाती है, तो फिर इस 6 महीना का उसका जो खर्चा बढ़ गया, किसी कोचिंग का बढ़ गया, या माने उसको रहने सहने का जो इसका ये जो वित्तीय भार जो है वह इसको कौन उठा लेगा? ये परीक्षा का फी खत्म कर देना या उसको माने उसी फी पर परीक्षा लेना, ये इस समस्या का समाधान नहीं है जी। आखिर उसके बाद भी तो बहुत से खर्च हैं। और बच्चा परीक्षा दिया और परीक्षा देने के बाद बच्चे लोग अक्सर अपना माने अपनी माँ, अपने पिताजी के पास माने रिजल्ट तक प्रतीक्षा करते हैं। और अब यदि समय आगे बढ़ गया तो तब तो फिर जो है उसका इतना दिन का खर्च आगे बढ़ गया। और माने शिक्षा पर पढ़ाई अब कितनी महंगी हो गई, और खास करके गरीब तबका से जो है ना सो इतनी शिक्षा जो है सो इतनी दूर चली जा रही है जिसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चलिए बौद्ध जी से जानते हैं। बौद्ध जी, आप ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के माध्यम से अक्सर संविधान की बात करते हैं और संविधान को हर घर तक पहुंचाने की बात करते रहते हैं। आज मान लीजिए संविधान के रहते हुए, और संविधान है फिर भी देश में इतना बड़ा मतलब जो बात होता है कि बच्चे मन से पढ़ते हैं, 1-1.5-2 साल तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम की बारी आती है तो आज उसका जो है मतलब जब आरक्षण का व्यवस्था है, फिर भी उसके हक और अधिकार को मारने का प्रयास किया जाता है, एग्जाम को लूटने का प्रयास एक तरीके से कहते हैं किया जाता है। और आज जब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे बच्चे, तो उसे एग्जाम रद्द की घोषणाएं मिलती है। ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए, किस चीज पे भरोसा रखना चाहिए? सर जी, बच्चे को किस पर भरोसा रखना चाहिए? जी, लोगों का करते हैं शोषण से के लिए पल सभी मुद्दों को कहीं भी अगर अधिकार का हनन होगा और लोग अपने कर्तव्य से भी अगर च्युत होंगे, तो यही संविधान उनको मार्गदर्शन के साथ सुरक्षा भी प्रदान करेगा सभी क्षेत्रों में। लेकिन अब तो प्रश्न उठता है कि संविधान बनाने वाले तो बना गए, लेकिन जो उच्च पदों पर हैं, जैसे कि वकील साहब कह रहे थे कि न्यायालय जो है इस देश में सबसे बड़ी माने ऐसी संस्था है जो सभी को एक तरह से नियंत्रित करने में, न्याय करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर वो उस पर अपना हाथ खींच ले और ऐसे मुद्दे
जो जन माने भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बच्चे क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। और मेरा भी मानना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सुखी जीवन का है आधार। तो स्वास्थ्य इस देश को अगर देता है तो जो प्रथम सुख निरोगी काया हम लोग कहते हैं, तो इस क्षेत्र में अगर स्वास्थ्य कैसे लोग पाएगा और देश को कैसे स्वस्थ जीवन दे सकेगा, वो नीट के तहत जो हमारे बच्चे डॉक्टर बनते और वो भी इस देश के तमाम ऐसे लोग बच्चे जो सपना बुने थे कि हम एक दिन डॉक्टर बनेंगे और इस तरह से होगा, और उस परीक्षा में अगर धांधली हो जाती है और सरकार का इकबाल इसमें अगर कम होता है, कहीं भी चूक हो रही है, तो प्रश्न तो उठता है हम किस पर प्रश्न उठा दें। आम जनता तो सरकार पर भरोसा करने से चूक रही है। और इसके पहले आप तो ये कह रहे हैं कि अब इसमें तो गरीब गुरबा का हकमारी तो हुआ ही है। नीट के परीक्षा को में ओबीसी बच्चों को 18 में एक तरह से भाग लेने पर प्रतिबंध ही लगा दिया गया था, जबकि मंडल कमीशन के तहत, पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत जब मंडल कमीशन बना था और देश में मंडल कमीशन के तहत पिछड़ों को 27% अनुपातिक भागीदारी से कम ही मिला था, लेकिन 27% मिला था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसको 22 में हमारा AIBCF संगठन ही इसको लड़के जस्टिस भी सुरैया के नेतृत्व में उस पर से फिर से नीट की परीक्षा में ओबीसी को 27% मिले, इस बात की लड़ाई लड़के और यह रास्ता खुला फिर से। लेकिन हम लोग डाल तो अगला पात में कहावत है कि हमारे जो है कमजोर तबके के लोग, शोषित वंचित जो लोग हैं, वो जो है सरकारी संस्थाओं में विभिन्न पदों में वो वहां अपना अनुपातिक भागीदारी न ले सके। हमको लगता है कि ये सब कारनामा उसी का एक माने ये है, उसी कारनामा का एक माने पहल है। और इस तरह से करके हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चे का एक तो लिमिट है कि कब कितना बार परीक्षा देंगे, कब तक देंगे। अगर कोई परीक्षा रद्द हो रहा है तो एज तो उनका फिर जो है उतना दिन नहीं बढ़ जाएगा। और लोग कितनी बार परीक्षा, उतना साल लोगों का एज बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्या शादी का एज भी जो है बढ़ाने मिलेगा? तो ये तमाम तरह का हमको लगता है कि इसमें कि सांप सीढ़ी का खेल देखते हैं कि नहीं, सांप सीढ़ी का खेल वही होता है। लेकिन नीचे हम तमाम जो है देश को संविधान में आस्था रखने वाले लोग संघर्ष करते रहे हैं, कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम अपना अनुपातिक भागीदारी लें। लेकिन उस अनुपातिक भागीदारी न ले सके, क्योंकि जब ये अनुपातिक भागीदारी लेंगे तो लोकतंत्र सरजमीन पर उतरना शुरू कर देगा, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए वही प्रोटेस्ट कर देंगे जहां से विकास की धारा माने नीति बनती है और बजट के हिसाब से विकास पर खर्चा होता है, उसी जगह हम अपना लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। तो विभिन्न जो तीन जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों में, खासकर कार्यपालिका में और न्यायपालिका में हमारी संख्या को लेटरल एंट्री कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू तो कम किया ही जा रहा है आज, और कर ही दिया गया है। और इस तरह से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसको बार बार क्या कहते हैं उसको क्वेश्चन आउट करा के उसमें इस तरह से होता है। उसके चलते हम लोग एक तरह से इन संस्थाओं में जाने से वंचित होते रहे हैं। और ये एक तरह से प्रायोजित है, जो AIBCF भी इसको मानती है और बाम शेख के जो 52 मेश्राम है, इस पर तो उनका बिल्कुल जो है कहना है, जो हम लोग सुनते हैं। जी बबलू जी, मतलब लोगों की आस्था सबसे अंत में जो है न्यायालय पे ही होती है, लेकिन बार बार जो इस प्रकार से एग्जाम रद्द करके मतलब जिस प्रकार से आपने भी जो बताया कि इसमें एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हाथ हो सकता है, राजनीतिक दल का भी हाथ हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है।
लेकिन क्या यह एक साजिश तो नहीं है कि ताकि जो देश के बहुत बड़ी आबादी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और अगर वो डॉक्टर बनने की होड़ में अगर अपने आप को खड़ा कर पाने की कोशिश कर रहा है तो उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ताकि वो लोग मतलब इस एग्जाम का तैयारी करना छोड़ दे। सोचे बार बार जब एग्जाम रद्द ही हो रही है तो क्या पढ़े, बार बार जब इसका जो पेपर लीक ही हो रही है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। पैसे वाले लोग ही पेपर खरीद के डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे। और जैसा कि आप न्यायालय में तो वहां भी एक कॉलेजियम सिस्टम की जो प्रणाली है उससे आप भली भांति अवगत हैं। तो क्या यह बहुत बड़ी जो आबादी है इस देश की गरीब गुरबा की जो आर्थिक रूप से हाशिए पे खड़े हैं, क्या उसे पीछे धकेलने का प्रयास तो नहीं है? आप पहले अपना मैक अनम्यूट कर लीजिए बबलू जी। जी आशा पर पानी फेरना इसी को कहते हैं, डूबते को तिनका का सहारा। अंत को गरीबी से जूझते हुए हमारे बच्चे अथक प्रयास करते हैं कि हम। बबलू जी आप अनम्यूट करके बोलिए। ठीक है। लोगों को ठीक है ना, पढ़ने नहीं लगता कि देश की व्यवस्था को देश। आपका आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है बबलू जी। मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो सजेशन है, आवाज आ रही है? नहीं हो रहा तो आप उस लिंक पे एक बार फिर से क्लिक करके जुड़ जाइए। एक बार उस लिंक पर फिर से क्लिक कीजिए, हम हट करके। ठीक है। हाँ बहुत जी, तब तक आप बताइए जी। हाँ, हम यही समझते हैं कि संविधान एक अंतिम आशा हमारे बहुजनों के लिए है। मतलब जो हाशिए पर जिनका अवसर हजारों वर्षों से लूटा गया है, वो संविधान में ही आशा रखता है। और संविधान इसीलिए बनाया गया था कि अनुपातिक। चलिए बबलू जी, आवाज आ रही है किशोर जी? जी ठीक है। देखिए, इस देश की व्यवस्था को, पॉलिटिक्स को, और जो भी व्यवस्था इस देश में है जिससे हमारा देश गवर्न होता है, उसको समझने के लिए बहुत शार्प माइंड की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि बैकवर्ड क्लास और दलित क्लास जो है कि अभी भी इतनी जागरूक नहीं हुए हैं, इस देश की मानसिकता को समझ पाएंगे। मैं अदालत में हूँ और अदालत का जो चेहरा है, जो अदालत का जो फेस है, वो सबको पता है कि इस अदालत में धर्म देखकर, कास्ट देखकर, टाइटल देखकर, चंदन टीका देखकर आपको यहाँ पे न्याय मिलता है। ठीक है ना जी, है ना? इसमें हमको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जी जी। और आपने बोला कि दलित पिछड़े जो लोग हैं उनको हटाने की एक कोशिश है। देखिए, दलित पिछड़े जो लोग हैं वो मेहनत कश लोग होते हैं, बहुत ईमानदार लोग होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़ने में तेज तर्रार होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। और इस देश में बैकवर्ड और दलित क्लास ने हमेशा ये प्रूफ किया है कि हम मेहनत करने में सबसे आगे हैं और हमारे पास इंटेलेक्चुअलिटी की, माइंड की कमी नहीं है ना? उसने हमेशा प्रूफ किया गया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, सवाल ये है कि जिस व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं, और आप मुझे बताइए कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है, या जितने भी IAS IPS का जो UPSC का इंटरव्यू होता है, उसमें ज्यादातर फॉरवर्ड लोग हैं। ठीक है, नीट का एग्जाम होता है, उसको कॉपी चेक करने वाले फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, या जो भी मनुवादी, सामंतवादी व्यवस्था वाले जो लोग हैं, जो इतने सालों से, इतने हजारों सालों से बैकवर्ड क्लासेस पे इस तरह का अत्याचार उनको जानबूझकर। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत समय लगेगा बैकवर्ड क्लासेस को, दलित क्लासेस को समझने में और वहां तक पहुंचने में। क्योंकि आप कितना भी पेपर पर लिख दीजिए, अगर पेपर चेक करने वाले द्रोणाचार्य होंगे तो फिर आपका नंबर कटेगा, आपको फेल किया जाएगा, आपको टॉप होने नहीं दिया जाएगा। और ये हमेशा से होता रहा है। आरक्षण तो लागू हो गया है, बाय डॉक्यूमेंट, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो बन गया है रिजर्वेशन का,
लेकिन उसका जमीन पे है ना, उसका ग्राउंड पे रियलिटी क्या है आप बताइए। हैं बहुत सारे जो लोग फॉरवर्ड क्लासेस के लोग हैं जो बैकवर्ड और दलित का जातीय और आवासीय बना के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। सरकार को पता नहीं है क्या है? और सर इस देश की जो व्यवस्था रही, इस देश की जो सरकारें रही है, उसकी कितनी गंदी मानसिकता रही है इस बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ और दलितों के लिए कितनी गंदी मानसिकता रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी को आप जान लीजिए और जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं वो कभी बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कभी, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर जो बीपीसी थे, जो हमारे बीपीसी थे रिस्पेक्टेड भाई, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी का जितने भी हुए सर वो उनको बहुत नफरत थी, उनको दलितों से, उनको बैकवर्ड क्लास से बहुत नफरत थी और आज भी है। आज तो इस देश में आरएसएस की सरकार चल रही है। हर यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आरएसएस के प्रोफेसर मिलेंगे, आरएसएस के हर कार्यालय में जाएंगे तो आरएसएस के लोग मिलेंगे और आरएसएस का बैकवर्ड क्लास से कितना नफरत है, दलितों से कितनी नफरत है, ये किसी से छुपा हुआ है? तो मुश्किल है, लेकिन संविधान है और संविधान बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान एक हमें ताकत देता है कि इन मनुवादी से, इन द्रोणाचार्य से लड़ने की हमें ताकत मिलती है। और लड़ाई परसों लड़ाई चलेगी, बदलाव की लड़ाई चल रही है और ये चलेगी, ये कंटिन्यू चलेगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप ये अदालत पर आप भरोसा छोड़ दीजिए, अदालत चेहरा देखकर काम करती है और ये शुरू से काम करते आ रही है। आप जब इंडियन जुडिशरी का जब आप रैंकिंग देखेंगे, वर्ल्ड वाइज आप रैंकिंग देखेंगे इंडियन जुडिशरी का, तो बहुत बुरी हालत में है जी, बहुत बुरी हालत में है, ठीक है ना। अगर आप चोटी रख के जाएंगे, चंदन टीका करके जाएंगे तो आपको बेल मिलेगा, या तो आपका बेल मिलने वाला भी बेल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका टाइटल पासवान हो, यादव हो, कुर्मी हो, पटेल हो, तो आपका बेल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, इस देश का मानसिकता बहुत गंदा रहा है इस देश के लोगों का, है ना। बाकी हमारे साथ जितने भी लोग हैं अब सर तो समझते ही हैं। जी जी, तो बबलू जी ऐसे में जो देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, जो जिसे आप जैसा कि कह रहे हैं कि उसको अभी समझने में बहुत वक्त लगेंगे, लेकिन फिलहाल मान लीजिए अगर देश की इतनी बड़ी आबादी जो आज भी संघर्ष से जूझ रहे हैं, इतने बड़े संघर्ष से जूझ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं मान लीजिए व्यवस्था के बारे में, तो ऐसे में उसके लिए क्या मतलब जो है रास्ता हो सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को कर सकते हैं? उनके लिए देखिए बैकवर्ड क्लासेस और दलित क्लासेस के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो एक रास्ता है संविधान की जानकारी, संविधान को पढ़ना। और आप मुझे बताइए कितने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को संविधान के बारे में पता ही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पता ही नहीं है, सावित्रीबाई फूले, पेरियार के बारे में पता ही नहीं है। तो जब आपको अपना जिस कम्युनिटी को, जिस क्लास को अपना इतिहास पता नहीं है, अपना भूगोल पता नहीं है, उसका विनाश और उसका बदलाव कोई नहीं कर सकता। विनाश उसका निश्चित है, ठीक है। आपको बदल ही नहीं सकता है सर। आप मंदिर के पीछे भागेंगे, आप पत्थर के पीछे भागेंगे, आपके घर में जिस व्यक्ति का फोटो होना चाहिए उस व्यक्ति का फोटो तो आपको है नहीं। आपके हाथ में रामायण गीता नहीं हटेगा, संविधान आपके हाथ में नहीं आएगा तो आपको कोई नहीं बदल सकता है। ये आप लिख कर लीजिए, आप गुलामी की जिंदगी जीते रहिएगा। जी अजय सर, बबलू जी कह रहे हैं कि जब तक लोगों के हाथों में संविधान नहीं पहुंचेगा तब तक जो है इतनी बड़ी लड़ाई को हम लोग आसानी से नहीं लड़ सकते हैं। मतलब हमको अगर इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि हर जगह पे साजिश हो रही है, हर जगह, मतलब ये कहीं से भी नहीं अछूता है। आज के दौर में लोग ये सोचते हैं कि जो सब जब वोट की बारी आएगी तब हम राजनीति करेंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा पोस्ट होता है कि हमेशा राजनीति करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो तो राजनीति को संस्कृति में भी जोड़ के रखे हुए, वो जो मंदिर में भी राजनीति कर रहे हैं, वो मस्जिद में भी राजनीति कर रहे हैं, वो हर जगह राजनीति कर रहे हैं, धर्म से के नाम पे भी राजनीति हो रही है। तो ऐसे में बहुजनों को
संविधान का ज्ञान लेना ही पड़ेगा, संविधान पढ़े बिना जो है उसका कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा बबलू जी कह रहे हैं। आपका क्या मानना है अजय सर? हम बबलू जी के बिल्कुल माने इस कथन को बहुत बहुत आदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं इनके विचार को, इनके कथन को। और हम तो देखते हैं क्या कि जब तक आदमी को संविधान का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक जो है ना सो वह अपने आप को नहीं समझ सकता है। संविधान को नहीं पढ़ने का मतलब होता है अपने आप को नहीं समझना। और इसके लिए तो हम कहते हैं कि इस क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं SC ST OBC वर्ग के आदमी, माने पढ़ा लिखा डिग्री से माने है, पढ़ा लिखा डिग्री से कहला रहा है, लेकिन संविधान के संबंध में उनको जानकारी जो नहीं है, इसीलिए उनके हक और हिस्सा जो दूसरा कोई ले रहा है वो उनको पता नहीं है। तो संविधान की जानकारी जो है हम लोगों को जो है ना कहीं एक रणनीति बना करके माने लोगों तक, जन सामान्य तक पहुंचाने का जो है सो हम लोगों को नैतिक दायित्व तो लेना चाहिए। और हम देखते हैं अपने वर्ग में, मैं थोड़ा सा छोटे दिमाग से सोच रहा हूँ। अपने वर्ग से मेरा मतलब है क्या कि SC ST OBC की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। जो ऊपर की बात है, जो ऊपर वाले मनुवादी विचारधारा के लोग जो है वह नहीं कुछ जानते हुए भी ऐसा लगता है क्या कि जो संविधान का जो है सो माने खत्म करने पर वो लगा हुआ है। और हम ऐसे हैं कि जो संविधान ने हमको, जिस संविधान ने हमको आवाज दिया है, जिस संविधान ने हमको आंख में आंख मिला करके, हम तो अक्सर कहते हैं क्या कि एक समय था जब लोग चौकीदार को देख करके जो है वह घर पकड़ लेता था, और आज इसी संविधान के बदौलत हमें इतनी शक्ति आ गई है, इतनी ताकत आ गई है कि हम DGP से भी जो है हम आंख में आंख मिला करके बात कर लेते हैं। और हमको संविधान द्वारा प्रदत्त ताकत को हमको आभास नहीं हो रहा है। ये दुख का विषय, यही दुख का विषय है। ऐसा लगता है क्या कि हमको कहीं दूसरी जगह से शक्ति है, जो कि पूरी की पूरी शक्ति हमको संविधान प्रदत्त है। हम तो बराबर कहते रहते हैं कि जो क्या कहते हैं, ये 33,000 चाहे 33 करोड़ चाहे 56 करोड़ की एक तरफ रख दीजिए माने देवता की बात, और हमारे संविधान को एक तराजू पर रख दीजिए। इस चीज को लोग नहीं समझ पा रहा है। चलिए, अब चूंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है जी, तो अब इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, और अंत में हम जानना चाहेंगे इंजीनियर सुकृत नयन बौद्ध जी से कि सर, अगर जैसा कि बबलू जी ने बताया कि जब तक बहुत बड़ी जो हमारी जो हाशिए पे खड़ा जो वर्ग है वो संविधान का ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक जब वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार की समस्याएं आती ही रहेगी, कभी ये समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। उसके मनोबल को तोड़ने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और करता ही जाएगा जब तक कि वो खुद को मतलब अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब तक हम शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धारेगा। तो संविधान के माध्यम से जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक अपने आप को संविधान को पढ़ेंगे नहीं, अपने हक अधिकार को जानेंगे नहीं, तब तक इतनी बड़ी लड़ाई को आसानी से हम लड़ नहीं सकते हैं। और जब तक हम मंदिर मस्जिद की चौखटों पे जाएंगे तो हमारे अंदर जो है वह ज्ञान आ नहीं सकता है। तो ऐसे में सर, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के माध्यम से जो आप संविधान को घर तक पहुंचाने का और संविधान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, तो सर किस प्रकार से इस होप को देखते हैं सर, किस उम्मीद से देखते हैं? देखिए सर जी, इसी कारण जल्दी कंक्लूड कीजिएगा बहुत जी। इस संविधान को, जैसे बबलू जी ने कहा कि संविधान की जानकारी होनी चाहिए, तो हम लोग इसी मुहिम के ऑल इंडिया अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ इसी कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाना चाहता है, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, मजदूर हो, किसान हो,
कम से कम संविधान देख ले और उसको एहसास हो जाए कि संविधान है क्या। अभी जो विभिन्न तरह का पोथी पत्रा या गीता पुराण महाभारत जो कुछ भी उनके घरों में है या समाज में है, समाज में संविधान चला जाए और संविधान क्या चीज है इतना कम से कम अधिकांश लोग जान लें और तो क्या होगा कि उनमें जागरूकता आ जाएगी कि हमको संविधान जो देश का आन बान शान है इसके पीछे हमको चलना चाहिए। और मैं इसमें थोड़ा ये जोड़ना चाहूंगा कि इस संविधान को लागू कराने की बात जो है वो जिम्मेवारी किसका है। न्यायालय के प्रति अभी हम लोग उसमें क्या है कि हम लोग उसको मानते हैं कि न्यायालय न्याय करेगा, लेकिन हमारा मानना है, हमारा जो संगठन है उसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि इससे नहीं होगा। जो जिससे हम उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा, वहां पर अगर एक ही वर्ग के लोग कॉलेजियम से और वहां पर अगर एकाधिकार किए हुए हैं तो वैसी स्थिति में तो कभी भी जो है हमारे लिए न्याय नहीं हो पाएगा। न्याय वो तब होगा जब उनमें न्यायिक चरित्र होगा, जब वहां पर अपने कोटा से अधिक अगर वहां वो बैठे हुए हैं, अपनी संख्या जित प्रतिनिधित्व से अधिक प्रतिनिधित्व में बैठे हुए हैं, तो उनसे न्याय की आशा कैसे की जा सकेगी। और इसलिए हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की अब कमी नहीं रह गई। हमारे नेता लोग भी ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ भी कभी कभी सरकार भी बना लेती है और संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकार की बात करके आरक्षण की दायरा बढ़ा लेते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, फिर जो है क्या कहते हैं मंडल कमीशन लागू करा लेते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर एक ही वर्ग के लोग हैं जिसके चलते न्याय वहां से नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा मानना ये है हमारे AIBCF का कि अभी हमको लड़ाई वहां पर लड़नी पड़ेगी कि जिस तरह से अगर किसी बहाली करते हैं, सरकार बहाली करती है, उसमें कोई आदमी गलत कागजात प्रस्तुत कर या गलत तरीके से बहाल हो जाता है तो फिर जांच पड़ताल होती है तो उसमें ऐसे लोगों को हटा दिया जाता है और दंडित भी किया जाता है। तो हम लोगों की लड़ाई ये होनी चाहिए कि जो लोग वहां पर अपने संख्या से अधिक संख्या में संविधान की इजाजत के बगैर, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देती है कि एक ही वर्ग वहां पर उन्हें प्रतिनिधित्व करे, तो वहां पर जो लोग अधिक संख्या में हैं तो उनका जितना हिस्सा बनता है उतना छोड़ के बाकी लोगों को वहां से माने हटाया जाए और वैसे जगहों को फिर से जो है बहाली निकालकर कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर और वहां पर जैसे एक आयोग बना के वहां पर उस जगहों को भरा जाए। जब वहां पर सभी वर्गों के लोग पहुंच जाएंगे न्याय के मंदिर में तो स्वतः न्याय होना शुरू हो जाएगा। तो लड़ाई यहाँ पर होनी चाहिए। और संविधान कौन बचाएगा? संविधान बचाने का जड़ है वोट, क्योंकि 2000 वर्ष की लड़ाई के बाद मुझे वोट का अधिकार मिला था इस देश के संविधान की रक्षा के लिए। क्योंकि वोट का अधिकार को जो लोग समझ जाएगा तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, दो बात होगी कि वो राजा बना भी सकेगा अपना और राजा बन भी सकेगा। तो हमें दोनों तरफ की जागरूकता पर काम करना है कि वोट की जागरूकता पर भी और दूसरा अपना प्रतिनिधित्व न्यायालय में कार्यपालिका में प्राप्त करें, इसकी भी लड़ाई जोरों से लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों को, जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इन मुद्दों को जगह जगह ले जाए, प्रत्येक घर तक पहुंचा दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बोध जी। बबलू जी, किस प्रकार से जो है मतलब नीट के जो छात्र हैं इस एग्जाम को का जो रद्द कर दिया गया है, तो इसको लेकर के क्या करें, अब आगे क्या जो है उसके लिए जो ऑप्शन बचता है, किस प्रकार से उसे जो है सोचना चाहिए और अपने मानसिक स्थिति को किस तरीके से स्थिर रख करके इस एग्जाम की पुनः तैयारी में लग जानी चाहिए, इस पे आपका क्या मानना है? जी देखिए, बिल्कुल सरकार ने CBI को हैंड ओवर किया है और अब देखना होगा कि CBI किन को अरेस्ट करती है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं। और मुझे लगता है कि अदालत को भी आगे आना चाहिए, सेल्फ कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सेल्फ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि ये लगातार होने वाला एक बहुत बड़ा क्राइम, ठीक है ना। हजारों करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में चला जाता है, बहुत सारे डैमेजेज होते हैं, वो अलग बातें हैं। तो मुझे लगता है कि छात्रों को पेशेंस रखना चाहिए, है ना। और सरकार से मांग करना चाहिए कि इसके पीछे जो लोग भी शामिल हैं उनको सामने लेकर आया जाए, उनको पनिश किया जाए। अगर उसमें शिक्षा माफिया के लोग हैं, कॉलेज उसमें शामिल है, यूनिवर्सिटी शामिल है, तो उसका लाइसेंस वगैरह भी रद्द किया जाना चाहिए। तो फिलहाल तो उनके पास पेशेंस रखने के सिवा कोई रास्ता है नहीं। और कंटिन्यू स्टडी रखना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, जीवन हारने का नाम नहीं है।
है ना, कहा जाता है नेवर गिव। तो पेशेंस रखिए और अपना हौसला बुलंद रखिए, है ना। इस तरह के चीजें होती रहती है और मुझे लगता है कि इस देश में एक आदत बन चुकी है, लोगों में एक आदत बन चुकी है चीजों को देखने का, कभी बीपीएससी, कभी यूपीएससी, कभी दरोगा, कभी टीचर, कभी कुछ। तो चीजों को पेशेंसली डील करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इसमें रोल होगा कि अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का रोल होना चाहिए, और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। चूंकि अब हम लोग जो है इस डिबेट को जो है यहीं पे समाप्त करेंगे, तो आप सभी का हमारी सत्यबोध पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। अगले रोज फिर जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान।